हाँ, क्या तुम हमेशा से शहर में जाकर ये देखना नहीं चाहते थे कि ये कैसा है? ये मेरे लिए तुम्हें साथ लाने का एक अच्छा अवसर है, आदित्य राज ने मुस्कुराते हुए कहा। तेजस के लिए यह एक अजीब अनुभव था। पिछले 1 साल में आदित्य राज ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और तेजस ने भी उसे कई नई चीजें सिखाई। शुरू में आदित्य राज ने सोचा था कि तेजस उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में केवल सतही जानकारी रखता है, लेकिन जब उसने तेजस से हवा के ब्लेड को नियंत्रित करना सीखना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि तेजस ने उसके सामने एक नया मार्ग खोल दिया है। यद्यपि आदित्य राज की प्रगति अभी भी चौथे क्रम पर ही रुकी हुई थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे अब पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं। यह सब तेजस की बदौलत ही संभव हुआ, इसलिए उसकी कम उम्र के बावजूद आदित्य राज ने कभी उसे कम नहीं आंका। साथ ही उसने ये भी देखा कि तेजस की पवन तलवार की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। आदित्य राज को अब तेजस की असली ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह बच्चा तेजी से प्रगति कर रहा है। इसी कारण से युद्ध प्रशिक्षण के दौरान केवल अन्य 4 ही एक दूसरे के साथ अभ्यास करते थे। आदित्य राज ने तेजस को इन अभ्यासों में भाग लेने से छूट दी थी, यह कहते हुए कि उसकी कम उम्र के कारण उसकी रक्षा करना जरूरी था। तेजस 1 साल पहले ही आदित्य राज को हरा चुका था, तो आगे की युद्ध ट्रेनिंग का क्या मतलब था? इसके अलावा आदित्य राज तेजस की असली ताकत को छिपाने के लिए बहुत सावधान रहना चाहता था। शहर में जाने का मौका तेजस के लिए एक शानदार खबर थी। वह दुनिया के बारे में बेहद उत्सुक था और जितना संभव हो उतना सीखना चाहता था। अगर उसकी ताकत और वैध पहचान की कमी न होती तो वह बहुत पहले ही इस जगह को छोड़ देना चाहता था। आदित्य राज की शिक्षाओं से वह जानता था कि दुनिया बहुत विशाल है, अविश्वसनीय रूप से विशाल। यह उसके पिछले जन्म के डोलुओ महाद्वीप से भी अधिक विस्तृत थी। ऐसी असीम दुनिया में एक भी व्यक्ति को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। यह मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल। इसके अलावा इस दुनिया में मनुष्य बस महत्वहीन थे। वह निश्चित नहीं था कि पुनर्जन्म के बाद आयशा की स्थिति कैसी होगी। वह दिव्य चेतना के उस अंश से तब तक अलग नहीं हो सकता था जब तक कि वास्तविक जीवन या मृत्यु की स्थिति न हो, क्योंकि इससे उसे यह पता चल जाता था कि उसकी पत्नी अभी जीवित है या नहीं। अब वह केवल इसी बात पर आश्वस्त था। हाँ, उसकी पत्नी अभी भी जीवित थी, इस विशाल दुनिया के किसी कोने में। अगर वह अपनी साधना को ईश्वरीय स्तर पर वापस ला पाता तो वह अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके उसे अधिक कुशलता से खोज सकता था, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में थी, फिर भी इस आयाम में उसके लिए कई सीमाएं थीं। ऐसी परिस्थितियों में उसे नहीं पता था कि ईश्वरीय स्तर तक पहुंचने के लिए उसे कितना दमन और कठिनाई सहनी पड़ेगी। इसके अलावा वह यह भी नहीं जान सकता था कि उस स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते समय उसकी पत्नी का क्या होगा। क्या वह सुरक्षित है और क्या वह किसी और से प्यार करेगी और उनका साथी बनेगी? यही वे बातें थीं जिनके बारे में तेजस को सबसे ज्यादा चिंता थी। स्वाभाविक रूप से वह जितना मजबूत होता गया उतना ही वह इस जगह को छोड़ने के लिए अधीर होता गया। जब वह सोच रहा था तो उसकी नजर सामने पड़े नक्शे पर गई। यह नक्शा काफी कच्चा था और इसमें बहुत कम निशान और कुछ सामान्य संकेत थे। नक्शे में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक एक विभाजनकारी रेखा खींची गई थी। रेखा के एक ओर एम्पायरियन डोमिनियन लिखा था, जबकि दूसरी ओर सोल्स्टिस एम्पायर। यह विकर्ण रेखा राक्षसों और अप्सराओं के बीच क्षेत्रीय सीमांकन थी। भूमि के आकार के हिसाब से दोनों साम्राज्य लगभग बराबर थे, हालांकि ऐसा लगता था कि अप्सराओं द्वारा शासित सोल्स्टिस साम्राज्य थोड़ा बड़ा था। मानचित्र के मध्य में, जहां राक्षसों और अप्सराओं के राज्यों की सीमाएं मिलती थीं, एक शहर का नाम लिखा हुआ था, सैंक्टम स्पिरिट सिटी। यह शहर सभी राक्षसों और अप्सराओं का केंद्र था और दोनों जातियों का शासन यहां था। किंवदंतियों के अनुसार यह महाद्वीप का सबसे पहला शहर था। तेजस की नजर फिर एक और शहर के नाम पर गई, काली शहर। यह शहर विंडवुल्फ टाउन के सबसे करीब था और एम्पायरियन डोमिनियन के 7 शहरों में से एक था। हालांकि यह दूरस्थ था, फिर भी यह राक्षस जातियों के लिए महत्वपूर्ण था। महाद्वीप में कुल 15 शहर थे, 7 राक्षसों के और 7 अप्सराओं के। सैंक्टम स्पिरिट्स शहर पर दोनों पक्षों का दावा था, इसलिए दोनों अपने अपने 8 शहरों का दावा करते थे। विंडवुल्फ टाउन का नाम नक्शे पर नहीं था,
केवल दोनों साम्राज्यों के 15 बड़े शहर दिखाए गए थे। तेजस का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने नक्शे पर नजर दौड़ाई और महत्वपूर्ण स्थानों और शहरों को याद करने की कोशिश की। उसकी प्यारी पत्नी आयशा इस नक्शे पर कहीं न कहीं जरूर होगी। आयशा, तुम कहाँ हो? तेजस के चेहरे पर भावों के बदलाव को देखकर आदित्यराज को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब वह पहली बार बड़े शहर में आया था तब भी उसे ऐसा ही महसूस हुआ था। वह तेजस से कहीं ज्यादा उत्साहित था। काली शहर विंडवुल्फ टाउन जैसा नहीं है। इतने बड़े शहर में हर स्तर के राक्षस होते हैं, यहां तक कि अप्सरा कबीले भी हैं। हम जागीरदारों से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जो शहर में अस्तित्व के सबसे निचले स्तर पर हैं। इस तरह के बड़े शहर में सभी गुलामों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। मैं तुम्हें एक अस्थायी जागीरदार पहचान टोकन प्राप्त करने में मदद करूंगा, जिसे तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कभी भी मारे जा सकते हो। गुरुजी, क्या शहर खतरनाक है? इस समय तक तेजस सचेत हो चुका था। आदित्यराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आमतौर पर कोई भी हम जैसे कमतर प्राणियों पर ध्यान नहीं देता, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई खतरा नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें यथासंभव सावधान रहने की आवश्यकता है। जब समय आए तो मेरे पीछे आओ और ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहूं। याद रखना, ज्यादा बातें मत करना या इधर उधर मत देखना, विवेकशील और सतर्क रहना। ठीक है, तेजस ने सिर हिलाया। वह इस दुनिया के दूसरे शहरों में बहुत दिलचस्पी रखता था। विंडवुल्फ सिटी में वह सुरक्षित था, लेकिन अपनी पत्नी की तलाश के लिए कोई मौका नहीं था। साथ ही उसे अपनी साधना को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बाहरी दुनिया में खुद को साबित करना था। उसे पता था कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के 4थे से 5वें क्रम तक पहुंचने में और भी कठिनाई होगी। 2 दिन बाद आदित्यराज ने औपचारिकताएं पूरी की और तेजस को लेकर विंडवुल्फ टाउन से काली शहर की ओर चल पड़ा। चूंकि आदित्यराज 4थे क्रम पर था, इसलिए वह पूरे पवन भेड़िया शहर में सबसे शक्तिशाली मानव जागीरदार था। जब साधारण भेड़िया राक्षसों ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन वे उसे सम्मान देते थे और उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहते थे। विंडवुल्फ टाउन से बाहर निकलते ही तेजस को एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे वह विशाल समुद्र में मछलियां हो और पक्षी असीम आकाश में उड़ रहे हों। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसे हवा में ताजगी का एहसास हुआ। आदित्यराज उन्हें एक छोटे रास्ते पर ले गया। इस रास्ते पर चलते हुए वे काली शहर की मुख्य सड़क पर पहुंच गए। यह रास्ता बहुत चौड़ा नहीं था, सिर्फ 3 या 4 मीटर। यह बिल्कुल समतल नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा पथरीला भी नहीं था। यह बजरी से पक्का था, जो मानव दासों द्वारा किया गया काम था। इस बार पवन भेड़िया अधिपति द्वारा आदित्यराज को जो काम सौंपा गया था वह था काली शहर की यात्रा करना और पवन भेड़िया अधिपति को श्रद्धांजलि सूची पहुंचाना। भेड़िया दानव कबीला पूरे दानव जाति में एक बड़ा और प्रमुख कबीला था। यह कबीला इतना मजबूत नहीं था कि इसका अपना एक प्रमुख शहर हो, लेकिन कबीले की बड़ी संख्या और व्यक्तिगत ताकत के कारण भेड़िया दानव कबीला अभी भी सभी दानव कबीलों में शीर्ष 20 में था। हालांकि यह रैंकिंग में मुश्किल से ही था, लेकिन इसमें सैकड़ों तरह के राक्षस थे। शीर्ष 20 में शामिल होना ही एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी ओर पवन भेड़िया कबीले को भेड़िया दानवों की वंशावली में कमजोर माना जाता था, लेकिन फिर भी यह अभी भी महान कुलों में से एक से संबंधित था। पवन भेड़िया अधिपति भी एक शक्तिशाली अस्तित्व था, जिसकी भेड़िया दानव कबीले के मूल तक पहुंच थी। पवन भेड़िया कबीले के एक छोटे स्वामी के रूप में हर साल कबीले के अधिपति को प्रसाद चढ़ाना आवश्यक था। बेशक कबीले के अधिपति के प्रति अपनी अधीनता दिखाने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना ऐसा नहीं था जिसे करने के लिए आदित्यराज योग्य थे। साल के अंत में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पवन भेड़िया भगवान और पवन भेड़िया उच्च पुजारी द्वारा काली शहर ले जाया जाएगा। आदित्यराज का काम केवल श्रद्धांजलि सूची को मंजूरी के लिए विंडवुल्फ अधिपति को सौंपना था। अगर अधिपति असंतुष्ट होते तो इसका मतलब विंडवुल्फ लॉर्ड के लिए परेशानी होती, लेकिन अगर कबीले का अधिपति संतुष्ट होता तो यह अच्छी खबर होती।